नमस्कार। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या से मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जय श्री राम कहता हूं। सत्ता का संघर्ष लोकसभा चुनाव 2024 पर हमारी ये खास पेशकश लगातार जारी है। कल बाबा विश्वनाथ की नगरी यानी काशी में जबरदस्त कार्यक्रम आपने देखा और आज बारी है रामलला की धरती यानी अयोध्या की, और अयोध्या खासी चर्चा में रही है। लोकसभा चुनाव की बात करें तो अयोध्या वो जगह है जहां से पूरे देश के चुनाव पर एक इम्पैक्ट जा रहा है, ये बात भी कही जाती है। बहरहाल जिस तरह कल काशी में बहुत सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे, आज भी ठीक उसी तरीके से एक बहुत ही शानदार प्रबुद्ध पैनल मेरे साथ यहां पर मौजूद है। अयोध्या के बहुत सारे लोग हैं और जब मैं राम की पेड़ी जैसी जगह पर मौजूद हूं तो मां सरयू के किनारे यहां पर भक्तगणों का आना लगातार जारी रहता है, तो बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। आइए सबसे पहले मैं मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं और कुछ बहुत ही दिलचस्प यहां पर लोग भी मौजूद हैं जो यहीं पर बातचीत के दौरान हमें मिले, जिन्होंने कई संकल्प लिए थे, सालों से जो लगातार यहां पर प्रभु श्री राम का मंदिर बनने की प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे कुछ लोग भी हैं जिनके संकल्प पूरे हुए और लंबी यात्रा पैदल करके वो यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन सबसे पहले जो पैनल मेरे साथ मौजूद है, एक एक करके मैं उनका परिचय आपसे करवा देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए श्री अवधेश पांडे बादल जी हैं, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और सांसद प्रतिनिधि के तौर पर मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हैं। पांडे जी, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथ में श्री शरद शुक्ला जी भी हैं, युवा नेता हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश यूथ कांग्रेस के। इंडिया गठबंधन को वो यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुक्ला जी। मेरे साथ महंत गौरी शंकर दास जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद। और देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व यहां पर रहेगा क्योंकि अयोध्या संतों की नगरी है और हमने देखा कि संत समाज किस तरीके से इसके लिए संघर्ष करता रहा मंदिर के लिए। जब मंदिर बना है तो निश्चित तौर पर यह प्रतिनिधित्व यहां पर कई जानकारियां आपको देगा। कुछ और मेहमान मेरे साथ अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन इस सब के बीच में एक और खास मेहमान है अली सईद खान साहब। बहुत शानदार शायर हैं और शायरी के अंदाज में वो राजनीतिक बातचीत को रखेंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी अपनी एक विचारधारा है, वो कांग्रेस का समर्थन इस वक्त करते हैं, तो मुझे लगता है कुछ और दिलचस्प बातें जो है शायराना अंदाज में सामने आएंगी। बहरहाल इस सबके बीच में मैं जैसा कह रहा था कि एक मेहमान मेरे साथ मौजूद है, मैं आप सबके बीच में आऊंगा। देखिए, किसी का संकल्प पूरा हुआ, बड़ी देर से वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो जरा उनसे भी दर्शकों को हम रूबरू करवा देते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पवन दीवान है। और अभी मैंने आपके संकल्प के बारे में आपसे बात की थी, किस तरह का संकल्प था, क्या प्रतिज्ञा की थी आपने? छोड़ दीजिए। मेरा संकल्प था, मैं 1977 में जो पीपलरावा ग्राम देवास जिला एमपी का है, वहाँ से पैदल इलाहाबाद तक पैदल चल के आए। हम 3 साथी थे। एक थे नाथुदास जी महाराज, एक चुनीलाल जी बागवान और एक मैं स्वयं पवन दीवान। उस समय इंदिरा जी को हराने के लिए सारी जो जनसंघ था, ये सारी पार्टियां मिलकर के एक जनता पार्टी बनाई थी और 1977 में जनता पार्टी बनाकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो अभी जब ये प्रतिज्ञा पूरी हुई तो आप फिर आज दर्शन करने के लिए आए? इससे पहले भी दर्शन हो गए? कैलाश जोशी, मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। नहीं, बाकी मेहमान भी हैं, आप ये वाली बात मुझे बताएं। आपकी जो संकल्प वाली बात है, राजनीतिक बात करने के लिए राजनीतिक प्रतिनिधि हैं हमारे साथ। तो मैं यहाँ पर आया था, कैलाश जी उनके साथ मतलब संत थे पवन दीवान जी, उनके नाम पर मेरा नाम नगर वासियों ने विद्वानों ने पवन दीवान रखा था। एक संत के नाम को संचालित कर। कितने साल से आप पैदल चल रहे हैं? मैं 1977 में चला था, 50 दिन की यात्रा करी थी। 50 दिन की यात्रा इलाहाबाद तक की पैदल रही, वहां से फिर 7 रुपए दे करके रेल में अयोध्या आए। उस समय वामदेव जी महाराज अयोध्या में थे, रामचंद्र परमहंस जी मुख्य ट्रस्टी राम मंदिर। मैं आपसे और बात करूंगा, लेकिन देखिए, ये मैंने शुरुआत यहां से की है कि बहुत सारे लोगों की भावनाएं, बहुत सारे लोगों के संकल्प और प्रतिज्ञाएं भी इस जगह से जुड़े रहे, इसीलिए ये जगह बहुत महत्व की हो जाती है। तो इस सब पर मैं शुरुआत जो है अवधेश जी आपके साथ करना चाहूंगा। निश्चित तौर पर जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर का निर्माण हुआ, उसके बाद में सभी लोगों में एक जबरदस्त उत्साह है। ये एक उदाहरण देख रहे हैं, और अभी जब हम प्राण प्रतिष्ठा के समय यहाँ पर थे तो मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे थे, कई लोगों से मैं मिला था। चुनाव और इसका कितना कनेक्शन है अयोध्या का? देखिए, पीढ़ियों की तपस्या, संघर्ष और परिश्रम के बाद, बलिदान के बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम अपने भव्य और दिव्य गर्भगृह में विराजे हैं। पूरे देश में
उत्साह और उमंग का माहौल है। जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में गांव-गांव गरीबों के घर बन रहे हैं और उसी प्रकार मोदी जी ने राम के मंदिर बनाने में भी अपनी भूमिका का निर्वाह किया, योगी जी ने भी अपना संबल प्रदान किया। आज मोदी योगी जी के कारण भगवान राम अयोध्या में अपने दिव्य गर्भगृह में विराजे हैं और ये केवल राम जी की प्रतिष्ठा नहीं, ना राम मंदिर की प्रतिष्ठा है, ये समूचे मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा है, ये सबरी की प्रतीक्षा की भी प्रतिष्ठा है, उनके प्रेम की भी प्रतिष्ठा है, ये निषाद राज के मृतता की भी प्रतिष्ठा है, ये हनुमान जी के मिलन की भी प्रतिष्ठा है और ये राक्षसों के संहार के उपरांत विभीषण जी को राज देने की भी प्रतिष्ठा है। राम जी की प्रतिष्ठा समूचे मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा है और मोदी जी उसी पथ का अनुसरण करते हुए एक एक करके गरीबों के घर बना रहे हैं, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, लोगों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, सबको बिजली मिल रही है और गांव की सेवा के बाद आयुष्मान कार्ड देने के बाद आज देश में भी सीमाओं पर भारत के सैनिक गर्व से सीना तान करके खड़े हुए हैं। आज भारत ऐसे देशों में शामिल है जो दूसरे देशों में घुस करके सर्जिकल अवधेश जी स्ट्राइक करता है। पर्याप्त समय मिलेगा और क्योंकि बहुत सारे विषय एक साथ रखने से वो मोनोलॉग हो जाता है, भाषण की तरह न रखकर हम इस चर्चा को बहुत सहजता से आगे बढ़ाते हैं। 2024 में मंदिर निर्माण का कितना इम्पैक्ट, राजनीतिक पहलू जाना, मंदिर के महत्व से तो हम सभी जानते हैं कि पूरे देशवासी गर्व का अनुभव कर रहे हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर इम्पैक्ट बताइए संक्षेप में, ताकि हम बाकी देखिए, जो लोग भक्त अयोध्या आते हैं अथवा अपने घरों में हैं, विभिन्न प्रसार माध्यमों के माध्यम से इस चीज को देख रहे हैं, तो जहां वो जय श्री राम का नारा लगाते हैं वहीं वो मोदी और योगी जी का नारा भी लगाते हैं। यह स्वतः स्फूर्त मुद्दा जनता में है, ये स्पष्ट एक जवाब। अच्छा, यहाँ पर जनता भी मौजूद है, मैं चाहूंगा कि आप लोग बताएं क्या बीजेपी को मंदिर निर्माण का फायदा इन चुनाव में मिलने जा रहा है? कितने लोगों को लगता है मिलने जा रहा है? वो हाथ ऊंचा करें। 110%। तो यहाँ तो जितने लोग मौजूद हैं वो सभी लोग यही मानते हैं और मुझे लगता है कि ये जवाब बहुत सारे लोगों का आएगा। बहरहाल अब मैं शरद आपके पास आना चाहूंगा, आप एक युवा नेता हैं। एक चुनौतीपूर्ण स्थिति तो पूरे इंडिया अलायंस जैसे बीजेपी कहती है, जो भी कह लें आप उसको, आपके अलायंस की दिखाई देती है, क्योंकि कोई चेहरा भी उस समकक्ष नहीं दिखाई देता प्रधानमंत्री मोदी के। दूसरा, प्राण प्रतिष्ठा या मंदिर निर्माण के बाद में जो उत्साह आप लोगों में देखते हैं और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बीजेपी के लिए गया है, इससे कैसे पार पाएंगे? तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मुकाबले के पहले जीत हो गई हो, ऐसी स्थिति दिखती है। पहले सबको जय सिया राम, एक बार जय सिया राम। महोदय, आप अयोध्या आज आए, मैं बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं, मैं अयोध्या से ही रहने वाला हूं। धन्यवाद। देखिए, आपने कहा कि इस मुद्दे का क्या असर चुनाव पे रहेगा। अगर राम जी क्षमा करें इन लोगों को, राम जी कोई मुद्दा नहीं है। कोई कहते राम मुद्दा है क्या? राम मुद्दा है क्या? राम हृदय में धारण करने का विषय है। राम इस हिंदुस्तान की आस्था का विषय है। इस देश के अंदर जो रह रहा है उसके बाप भगवान राम है, ये मैं बताना चाहता हूं। राम मुद्दा इनके लिए होंगे, हमारे लिए न मुद्दा था, न मुद्दा है और न कभी मुद्दा होंगे। राम मुद्दा नहीं हो सकते। देखिए, भगवान राम का भव्य मंदिर बना, हम सबका बहुत मन हर्षित है। मैं आपको बता दूं, जब लोगों का जन्म नहीं होगा इन लोगों का, उतने वर्ष से मेरे घर पर सुंदरकांड का पाठ हो रहा है हर मंगलवार को। तो मैं आस्था राम के प्रति है या नहीं है? भैया पूरी हो जाए। मैंने बात नहीं काटी है। नहीं, यहाँ जो लोग बैठे हैं, किसको कह रहे हैं? जो लोग यहाँ बैठे हैं, किसको कह रहे हैं? जो लोग यहाँ बैठे हैं, सबके घर, जो लोग यहाँ बैठे हैं। नहीं, देखिए, मैं क्या नहीं रहा था। उनका भाव ये है कि सुनिए, उनके घर में परिवार में एक परंपरा है कि बात- सुंदरकांड सुनिए, का सुनिए, लगातार और बीजेपी के तरफ सुनिए, परंपराओं का देश है। अरे मैं समझ रहा हूँ कष्ट आपको होगा। वो ये बता रहे हैं कि वो राम भक्त और हनुमान भक्त कितने बड़े हैं। पत्रकार महोदय, अभी शुरुआत है, अभी और कष्ट होगा, अभी और कष्ट होगा। इन्होंने कहा कि जहां श्री राम का नारा लगता है, मोदी योगी नारा खुद लग जाता है। भाई, मोदी राम बराबर है क्या? कोई कहे इस बात को? राम ने अपनी पत्नी को लाने के लिए लंका से युद्ध किया, रावण से युद्ध किया कि नहीं किया? अगले ने अपनी पत्नी के साथ किया। मैं इसको कहना नहीं चाहता हूं, बात छोटी हो देखिए, अगर व्यक्तिगत पर शरद जी बोलेंगे तो सोनिया जी का भी व्यक्तिगत जीवन, सुनिए और सर, आपके सभी नेताओं का झूठ- व्यक्तिगत जीवन बोला जाएगा। अगर कोई आपको ये क्यों गलत बोल लग रहा है ना, आपको? तो एक मिनट मैं भी मुझे चाहूंगा बताइए शरद इस बात भाई, को। किसी की भावनाएं आहत ना अगर हो, किसी इसी की तरह से। पत्नी और बच्चे आप की बात हो रही है। बोलेंगे, आप जब हमारी ये भी बात बात हो जानते रही हैं तो है। छोड़ दीजिए। व्यक्तिगत हमारी जीवन भी में बात हो रही है। बोलूंगा। और सुनिए, सोनिया जी का भी इन्होंने व्यक्तिगत कहा, जीवन में अरे बोलूंगा। सर, जो गलती वो कर रहे हैं वो आप क्यों करते हैं फिर? आपने अभी कहा इन लोगों से, शांत 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 शांत। सुनिए, मैं मंच पे हूं, प्रवक्ता के रूप में यहां पर खड़ा हूं।
भैया एक मिनट, आपने कहा कि यहाँ कितने लोग ऐसा मानते हैं कि बीजेपी को इसका लाभ मिलने जा रहा है। सबने उठाया हाथ, मैं सबका स्वागत करता हूं। लोकतंत्र इस देश के अंदर आपको लगता मैं है? मानता हूं, सुनिए उठाए हाथ ना, लेकिन मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आपके घर न ईडी जाएगी न सीबीआई जाएगी, न कोई छापा मारा जाएगा। इस देश के अंदर जब कहते हैं लोकतंत्र है, इस देश के अंदर 6160 करोड़ चंदा इन लोगों ने किस तरीके से लिया है, धमकी देकर लूट कर, इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। और उसी देश के अंदर एक पार्टी 60 दिन से उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। मैं कहता हूं लोकतंत्र, इसके अंदर लोकतंत्र है। एक पार्टी चंदे पर चंदा लिया जा रही है, हिसाब नहीं दे रही है, और हमारी पार्टी का 60 दिन से अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। आप बताओ भैया, आप खाता बंद कर दें, एटीएम बंद कर दें, आप क्या करोगे भाई? चुनाव 1 महीने के अंदर होने जा रहा है। ठीक है, ये एक दुरुपयोग कर रहे हैं महत्वपूर्ण अपने सवाल है। सिस्टम का। आप सीधे इस पे कोई जवाब देना चाहें तो देता, फिर मैं महन जी के पास। देखिए, जहां तक कांग्रेस का सवाल है और आप अयोध्या में खड़े हैं, कांग्रेस का कोई भी नेता, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, एक भी नेता आकर के अयोध्या उसने राम जन्मभूमि का दर्शन नहीं किया। अयोध्या को कांग्रेसी काल्पनिक मानते हैं, इसका वो हलफनामा दे चुके हैं। जब राम ही नहीं तो राम सेतु कैसा। आज उनके इंडी गठबंधन में जितने लोग हैं, वो दिन रात सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं। ये सब आप सुधी लोग जानते हैं। उनके गठबंधन में जितने भी लोग हैं, सबके एक एक नेता नियुक्त है और रोज भगवान राम को गाली देते हैं, सनातन धर्म को गाली देने का काम करते हैं। जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा है, आज हमको जो पैसा मिला है उससे कहीं अधिक ज्यादा दूसरे दलों को मिला है। पहली बार एक ऐसी प्रक्रिया है कि सबको पता है कि इसको कितना चंदा मिला है। कांग्रेस के जमाने में किस प्रकार से काला धन लोगों को नगदी के रूप में मिलता था, इसका हिसाब पहले कांग्रेसियों को 70 साल में जितना उनको चंदा मिला देना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में विस्तार है, चाहे वो प्रधानमंत्री की दृष्टि से, मुख्यमंत्री की दृष्टि से, सांसद की दृष्टि से, विधायक की दृष्टि से, सबसे सर्वाधिक विस्तार भारतीय जनता पार्टी का है और विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। उसको ज्यादा चंदा मिलना स्वाभाविक है। ममता बनर्जी जी को भी चंदा मिला है। कांग्रेसियों को घोषणा करना चाहिए कि इनको जो चंदा मिला है उसको इनको वापस कर देना चाहिए, या उसका श्वेत पत्र लाना चाहिए कि हमको चंदा किन लोगों ने दिया है। राजनीति में, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां संचालन करने के लिए सब लोगों को चंदे मिलते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आज वो हिंदू धर्म की शक्ति का विरोध कर रहे हैं। आप जरूर बोलना चाहेंगे, इससे क्या होगा कि मोनोलॉग हो जाएगा। 2 मेहमान और मेरे साथ हैं, मैं आपको मौका दूंगा, आप याद रखिएगा इस पॉइंट पर जो बात आप कहना चाहते हैं। महन जी, आपका इस चर्चा में शामिल होना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि राजनीति से हटकर संत समाज का एक समर्थन या संत समाज का जो एक उत्साह है, वो भी किसी देश में और भारत जैसे लोकतंत्र में, जब दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए तैयार होता है, तो जनता के बीच में एक मैसेज, एक छवि के तौर पर जाता है। आपको लगता है कि राम मंदिर और राजनीति, इसको बिल्कुल अलग करके नहीं देखा जा सकता है और निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में इसका सकारात्मक फायदा बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, हमें अयोध्या में 40 वर्ष बीत गए। हमने श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई की धूप भी देखी, छाह भी देखी, बरसात भी देखी। एक समय था जब 1990 की घटना हुई, अयोध्या का कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। आज जो अयोध्या में मंगलमय वातावरण आप देख रहे हैं, ये निश्चित तौर पर समस्त संतों के लिए और समस्त राम भक्तों के लिए गर्व का विषय है। और रही बात राजनीति, तो आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पर इस भव्य दिव्य नव्य अयोध्या जो बन रही है, रामला अपने भवन में पधारे हैं। आने वाला देश का प्रत्येक व्यक्ति, आज चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो बस अड्डा हो, चाहे एयरपोर्ट हो, कहीं भी आपको जगह खाली नहीं मिल रही है। तो आने वाला व्यक्ति, अभी मैं 2 दिन पहले मैं अहमदाबाद से आया हूं, तो जब उड़ान भर रही थी तो लोग कह रहे थे जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। देखिए, आने वाला व्यक्ति एक बार तो अवश्य आह्लादित होता है और उस जानने का इच्छुक होता है कि इस कार्य को किसने किया है। तो निश्चित तौर पर इसमें कोई, हम तो राजनीतिक व्यक्ति हैं नहीं, लेकिन हमारे दाहिने ओर भी राजनीतिक लोग हैं, बाएं ओर भी हैं, लेकिन
आने वाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को कहीं से नजरअंदाज नहीं कर सकता है कि इस भव्य दिव्य जो श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ है, इसमें योगी आदित्यनाथ जी की और मोदी जी की भूमिका नहीं है। दूसरी बात है कि ये 496 वर्षों से, लगभग 500 वर्षों से ये लड़ाई चल रही थी। कई सौ साल तो इसमें बीत गए कि अरबी का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं हो पाया था। शायद वो संभव हुआ तो इच्छा शक्ति के कारण राजनीतिक हुआ। इच्छा शक्ति जरूरी होती है और किसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति रही ये भी स्पष्ट है, तो निश्चित तौर पर उसका फायदा मिलेगा, इस बात को ऐसे समझते हैं। अब जैसा मैंने कहा था, अली सईद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी एक विचारधारा भी है, कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं और पहले भी वो बीजेपी से इतर जो अन्य दल रहे हैं उनकी विचारधारा उस तरह की रही है। तो एक और पहलू, सिक्के का दूसरा पहलू यहां पर जानने को मिलेगा। आपका स्वागत है। अभी आपने चर्चा सुन ली, मैं चाहता था कि एक बेस बन जाए। अब आपके तर्कश में जो तीर हैं वो सामने रखें, और दूसरा, आप कितना सहमत हैं इस बात से कि डेफिनेटली एक ऐसा काम हुआ है जिसका फायदा मोदी जी को मिलने जा रहा है या बीजेपी को मिलने जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि मैं शायर के तौर पर यहाँ पर आया हूँ, जैसा कि आपने मेरा परिचय दिया। हालांकि मैं कांग्रेसी भी हूँ। दूसरी चीज ये, मैं बिल्कुल खुल के बोल रहा हूँ, अभी मैं टक्कर लूंगा तो आपको तकलीफ होगी। चंद दिन पहले हम और आप एक खेल टूर्नामेंट में साथ में बैठे थे, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपसे हमारी टकराहट हो। बहुत सारे मुद्दों पर, बहुत सारी राजनीतिक, देखिए राजनीतिक टकराहट कोई विद्वेष नहीं है, इसमें तो आप खुल के विचारों को रख सकते हैं। मैं यहाँ से, अयोध्या से, मैं एक कहीं भी मुशायरे में जाता हूँ तो यहाँ से मैं एक पैगाम देता हूँ, और आज मैं अयोध्या की धरती से ये पैगाम दे रहा हूँ 4 पंक्तियों से कि हमारे मुल्क में फसलें बहार रहने दो, हमारे मुल्क में फसलें बहार रहने दो, मोहब्बतों को यूं ही बरकरार रहने दो। ये देश राम का, नानक का, सूफियों का है, यहाँ पे प्यार है, आपस में प्यार रहने दो। देखिए, आपने कहा ये फायदे का और मुद्दे का, अच्छे से बजाइए ताली भाई, अच्छा लगा हो तो। चूंकि बहुत शुक्रिया, ये अवाम, ये जनता पूरे देश से आई हुई है यहाँ पर। चूंकि अदालत से फैसला आया है तो इसमें कोई अपना सीना ना चौड़ा करे। हम लोग अदालत को सर आंखों पर रखते हैं, और अदालत का जो फैसला आया उसको हमने पहले भी रखा था और आज भी रखा है। इसलिए देखिए, ये उनका काम है, ये वो जाने वहां पर। लेकिन अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं अपनी 4 पंक्तियों से ही चलते चलते, चूंकि मैं आया हूं भारत एक्सप्रेस की मोहब्बत में। मैं, सुनिए, बसपा को तो मैं पसंद करता ही हूं, क्योंकि मैंने दलितों की राजनीति की है, मैं दलित भाइयों के साथ रहा हूं जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान का पालन करता हूं, और उसके लिए लड़ने के लिए अपनी जान और बाजी लगाने के लिए मैं कुर्बान हो सकता हूं। ठीक है, मैं 4 पंक्तियां ले लीजिए। फौजी का मैं बेटा भी हूं कि मैं अपने देश की खातिर शहीद हो जाऊं। ये आरजू है कि अब्दुल हमीद हो जाऊं, और जो मेरे मुल्क से गद्दारी कर रहा मशमूम, मैं उसकी जान का दुश्मन शदीद हो जाऊं। मैं फौजी का बेटा हूं, समझ रहे हैं आप, और मैं दलितों के साथ रहा हूं। बीएसपी मेरे दिल में है, मोहब्बत है मुझे दलित भाइयों से। और मैं 4 पंक्तियां और दे रहा हूं, आपको मैं पहुंचा रहा हूं। अच्छा, मैं ये सुनूंगा, लेकिन अच्छा बताइए, आप में से अयोध्या से कितने लोग हैं? हाथ ऊंचा करें जो अयोध्या में रह रहे हैं, खासतौर पर ये युवा। बताओ भाई, क्या आपके पास भी आऊंगा मैं। अयोध्या कितना बदला है? खड़े हो जाओ। अयोध्या आप देख सकते हैं, ये पहले। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। आप अयोध्या देख सकते हैं, चौमुखी विकास हो रहा है। जैसा हमारे भाई ने कहा, बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि हमारे पास मुद्दा, राम का मुद्दा बता रहे हैं। राम मुद्दा नहीं, राम हमारे आराध्य हैं। नहीं, आपने नहीं कहा, आपने कहा बीजेपी वाले मुद्दा बना रहे हैं। मुद्दा नहीं बना रहे हैं, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे दिल में है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको कह रहे हैं, आपको। और आपने कहा बैठ के देखिए, फिर मैं आपके पास, आप चाहते हैं ना कि आपका भी इन्वॉल्वमेंट हो, है ना? तो आप लोग इस तरीके से व्यवहार करें कि ऐसा लगे कि आपके पास आना चाहिए। मेहमान है, सम्मानित मेहमान है, एक सम्मानित मंच है, उसको भी आप पूरा आदर दें। अपनी बात। और भाई साहब ने एक और टिप्पणी की माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तिगत जीवन पर,
किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये भारत का संविधान भी कहता है, हम सबका भी अधिकार है, कोई किसी के जीवन पे नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। जिस तरीके का पराक्रमी प्रधानमंत्री मिला है, कभी जीवन में नहीं मिला है। 3 दिन का उनको कहा गया कि आप ऐसा संकल्प आप लीजिए, चूंकि वो यजमान थे, उन्होंने 11 दिन का संपूर्ण उपवास किया। आप सोच सकते हैं, हाथ पर टी-शर्ट दिखाने से कुछ नहीं होता। दोबारा आऊंगा। आप कहाँ से हैं? गुजरात से गुजरात में कहाँ से? गुजरात सूरत। सूरत से आए हैं। अच्छा, आप दोनों सूरत से आए हैं। पहली बार अयोध्या आना हुआ? हाँ, आप मंदिर बना पहली बार। अच्छा, 5 साल पहले आए थे तो हम तो बहुत कीचड़ था। क्या है गुजरात में माहौल क्या चल रहा है? मंदिर की वजह से काफी हाँ, जय श्री राम। राम भगवान आ गया। मैं आऊंगा दोबारा, आप लोगों से बात आऊंगा, आप सबसे सवाल लूंगा। और युवाओं वाले भी कुछ सवाल रखो, राजनीति के लिए तो लोग हैं, रोजगार की भी बात करो और दूसरे मुद्दे। ऐसा ना हो कि यहाँ पर अयोध्या का कोई रिप्रेजेंटेशन छूट जाए। और शरद जी जो हैं वो भी अयोध्या के एक युवा ही हैं और वो एक पॉलिटिकल पार्टी से हैं, लेकिन एक सिक्के का दूसरा पहलू भी आना चाहिए, उसका भी आदर करना चाहिए। लेकिन कई सारी बातें आई हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है शरद भाई की एक ऐसी चुनौती, एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा व्यक्तित्व सामने खड़ा है विपक्ष के, जिसका मुकाबला फिलहाल, मैं एक पत्रकार होने के नाते भी ये बात कह रहा हूं, मैं तो किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं, लेकिन निश्चित तौर पर जब मैं देखता हूं, कोई भी एनालिसिस करता हूं, मुझे कोई चेहरा नहीं दिखाई देता। आप बताइए, क्या कोई चेहरा दिखाई देता हो जो शायद नजरअंदाज हो रहा हो? देखिए, ऐसा है कि अभी आपने कहा कोई टक्कर में नहीं है। हमेशा लोग कहते हैं 56 इंच का सीना, कितना खोखला व्यक्ति, मैं उसको बताता हूं आपको। एक व्यक्ति जो मंच पर से मां बहन की गाली दे रहा था इनको, कल तक बीजेपी के लोगों को, वो जो वायरल हुआ सबने देखा होगा, उस व्यक्ति को इन्होंने अपने गठबंधन में शामिल कर लिया। ये राम जी पर टिप्पणी की बात कर रहे थे। एक व्यक्ति जिसको मैं नेवला कहता हूं, वो व्यक्ति लगातार इनके दल में मलाई काटा और रामचरितमानस की प्रतियां उसने फुकवाई, और उसी लखनऊ के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, उसको गिरफ्तार तो नहीं करा पाए। और एक व्यक्ति इनके दल के अंदर है, उसका नाम है मंत्री है निषाद, उसने एक बयान दिया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ के पुत्र ही नहीं थे। तो ये बयान सुन के देते हैं। और सुनिए भैया, अभी आप जितनी बातें कह रहे हैं वो विषयांतर सी लग रही। मैं आपकी सारी बातों से एग्री करता हूं, आप बहुत सारी कमियां निकाल लें, मेरा प्रश्न ये है ही नहीं। मेरे प्रश्न पर आप आ जाए, और आप चाहे तो मैं दोहरा भी सकता हूं। मेरा प्रश्न है, कोई व्यक्तित्व उनके सामने विपक्ष की तरफ से नहीं दिखाई देता, अगर दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा मार्गदर्शन यहां पर करें, आप बताएं। इंडिया गठबंधन के अंदर जितने दल हैं, हर दल का नेता जो है वो नरेंद्र मोदी जी से लड़ने के लिए पर्याप्त है। लेकिन इसके लिए जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त लोग हैं, जिन्होंने चश्मा लगा लिया है उस अमुक विचारधारा का, उसे विचारधारा छोड़नी पड़ी, तब उसको दिखने में आएगा। और अभी मैं आपने कहा नहीं, बातें बोल दीजिएगा, आपकी बात में कह रहा था। ये हर डिबेट में कहते हैं, हमारे बड़े भाई हैं अवधेश पांडे बादल जी, हमसे सीखते हैं, बहुत दिन से सीखते हैं हम लोग, हमारे बड़े भाई हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम काल्पनिक है। मैं आज इस मंच पर इतने लोगों के बीच में इनको चुनौती दे रहा हूं, ये हमको कांग्रेस पार्टी के एक नेता का ये हलफनामा दिखा दें कि सुप्रीम कोर्ट में किस नेता के हस्ताक्षर पर यह जारी किए हलफनामा दायर किया गया था, कांग्रेस पार्टी ने कब किया था, यह बता दे पहले एक बात। और दूसरी बात, इन्होंने सुनिए नहीं, एक एक करके, फिर वो पुलिंदा हो जाएगा। एक ब्रेक पर जाना, उससे पहले इनका छोटा जवाब। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस, जिसकी आज हिम्मत नहीं है कि उनके राष्ट्रीय नेता उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी कभी उनकी सहेली पार्टियां हुआ करती थी। समाजवादी पार्टी ने निहत्थे कारसेवकों पर अयोध्या में गोली चलवाई। ये सरजू जी का ये पानी का रंग है, लाल हो गया। आज इनके गठबंधन के वो हिस्से हैं। कभी कभी अखिलेश जी, राहुल जी साथ रहते थे, वो बताइए पहले। जैसे ही गठबंधन टूटा, वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे को गाली देने लगे। नहीं, यही होता है। देखिए, मैं आपसे भी जो पूछ रहा हूँ उसमें आपने इनकी कमियां निकाली। अभी मैं भी मानता हूँ, आपने जो पूछा उसके बजाय वो आपकी कमियों को बता रहे हैं। 1 दर्जन वकील, आऊंगा, थोड़ा विस्तार से आपको बातचीत का मौका दूंगा। एकता का संघर्ष लोकसभा चुनाव 2024 पर भारत एक्सप्रेस का ये जो कार्यक्रम है लगातार जारी है।
बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में हमने लोगों से बातचीत की और आज अयोध्या में भी कुछ उसी अंदाज में यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हैं। राम की पेड़ी जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ की खासियत यह है कि जब भी आता हूँ, जब भी यहाँ पर शोज किए तो मुझे सिर्फ अयोध्या के लोग नहीं बल्कि यहाँ पर देश भर के लोग, क्योंकि भक्तगण बड़ी तादाद में आते हैं, वो मिल जाते हैं। तो जैसे कि अभी गुजरात से भी कई लोग आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से कई लोग आए हुए हैं, उन लोगों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा है। अवधेश पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं सांसद प्रतिनिधि के तौर पर, पूर्व जिला अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। शरद शुक्ला जी हमारे साथ बने हुए हैं, युवा नेता हैं, यूपी यूथ कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। महेंद्र गौरीदास जी हमारे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जी। और साथ ही साथ मेरे साथ अब एक और नए मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं, इकबाल अंसारी साहब, पूर्व पक्षकार हैं बाबरी मस्जिद के। मैं चाहूंगा ताली बजाकर एक बार हमारे मेहमान का स्वागत किया जाए। और अली सईद खान साहब बने ही हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने कुछ शायरी सुनाई थी, कुछ और सुनेंगे। लेकिन इकबाल साहब आपका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। अब मैं आपसे एक जो हमारी चर्चा चल रही थी, कुछ चर्चा आपने सामने बैठकर सुनी भी है, शायद कुछ अंदाजा आपको चर्चा के मिजाज का हो गया होगा। अब मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि अयोध्या का ये इम्पैक्ट सत्ता के संघर्ष 2024 पर कितना जा रहा है और आपको बीजेपी को इसका कितना फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अयोध्या में जो भी संघर्ष रहा और जो भी विकास है, सत्ता को श्रेय उसको मिलना है, क्योंकि अयोध्या में सड़कें नहीं रही, सड़कें बनी हुई हैं। मंदिर नहीं था तो मंदिर बन गया है, विकास नहीं रहा तो विकास हो गया है। अयोध्या में अब कोई कमी नहीं है, एयरपोर्ट नहीं था तो एयरपोर्ट बन गया है, रेलवे स्टेशन नहीं रहा तो रेलवे स्टेशन बन गया है। अब सरकार जो है, जनता देखे कि है विकास किसने किया है और उसी को वोट दे। अब तो ये जो है, जो लोग देख रहे हैं वही लोग काम करें। ये जो राममय, क्योंकि आपकी लड़ाई जो रही वो कुछ और थी, आपकी पूरी लड़ाई और लंबा जीवन आपने दिया। जैसे एक तरफ से यहाँ संघर्ष चल रहा था, आप भी एक संघर्ष कर रहे थे, दोनों ही संघर्ष थे। अब क्या स्थिति आप पाते हैं अपनी विचारधारा या आपका जो प्रयास चल रहा था उसकी? देखिए, वो 7 साल पहले जो कुछ जो है कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश के मुसलमानों ने सम्मान किया, वो बातें सब खत्म हो चुकी हैं। अब हम तो वो नए सिरे से बात करते हैं। आज अयोध्या जो है बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो पूरे दुनिया के लोग जो अयोध्या ही में जो है आए हुए हैं। हम तो इससे पहले भी कहते हैं, आज भी कहते हैं, अयोध्या लोग आवें और सरजू स्नान करें, अपने तन को साफ करें, भगवान का दर्शन करें, भगवान का दर्शन करें, अपने मन को साफ करें और लोगों में इंसानियत होनी चाहिए, भाईचारा होनी चाहिए। जो देश में जो अच्छा नेता हो उसको सपोर्ट करें। मैं किसी पार्टी का कोई नेता नहीं हूँ, न किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो अच्छा काम करता है उसी की तारीफ करता हूं। अयोध्या के विकास का श्रेय जिनको जा रहा है उनको वोट मिलना चाहिए, ये कह रहे हैं आप? देखिए, जिसने विकास किया है श्रेय तो मिलना ही है, वो तो कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, आप पांडे जी को जोड़ना चाह रहे हैं? इकबाल भाई की बात का समर्थन करता हूं। वास्तव में अयोध्या में हमेशा गंगा जमुनी तहजीब कायम रही है और अयोध्या में कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर कोई विचार ही नहीं हुआ। अयोध्या के मंदिरों में कलंगी बनाने का काम मुस्लिम भाई करते थे, फूल देने का काम मंदिरों में मुस्लिम भाई करते थे, लकड़ी पहुंचाने का काम मुस्लिम भाई करते थे। केवल एक बार समाजवादी पार्टी के शासन में यहां पर दंगा हुआ, कर्फ्यू लगा। वैसे तो समाजवादी पार्टी के शासन में पूरे प्रदेश में दंगा हुआ, कर्फ्यू लगा, लेकिन यह श्रेय केवल समाजवादी पार्टी को हो कि उन्होंने इस तहजीब को बिगाड़ने का काम किया। दूसरी तरफ जो विकास की बात इकबाल जी कह रहे हैं, ये सब लोग जिनके आंखें हैं वो सब लोग विकास देख रहे हैं। आज 50,000 करोड़ रुपए की परियोजना से अयोध्या के अंदर विकास हो रहा है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बस अड्डा हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे यहाँ की कनेक्टिविटी के लिए सभी तरह की सड़कें 4 लेन हो, चाहे 1 दर्जन ओवर ब्रिज हो, चाहे बाराबंकी से लेकर जफराबाद तक रेलवे ट्रैक का निर्माण हो, चाहे सभी रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, नई नई ट्रेनों का संचालन हो। सब प्रकार से रामघाट स्टेशन नया बना, सलारपुर स्टेशन में कोल साइडिंग हुई, बिल्लार घाट स्टेशन पर माल गोदाम की साइडिंग हुई, दर्शन नगर स्टेशन नया बना, भरत कुंड स्टेशन नया बन रहा है। चारों तरफ से अयोध्या के अंदर तीव्र गति से विकास हो रहा है। आज राम पथ बना हुआ है, धर्म पथ बना हुआ है, भक्ति पथ बना हुआ है। सब प्रकार से अयोध्या में शरद जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, अयोध्या बहुत बदल गई और सकारात्मक रूप से बदल गई। एक अयोध्या वासी होने के नाते ये आपके लिए भी एक बहुत ही सकारात्मक पहलू है। आप इससे तो इनकार नहीं कर सकते कि अयोध्या का विकास जमकर हुआ है। देखिए, विकास एक प्रक्रिया है, ये समयांतराल पे होती रहती है। जब ये सब चीजें गिना रहे थे तो चूंकि मैं नौजवान हूं,
नहीं, पर इस प्रक्रिया में पिछले 5 साल और 10 साल में जो विकास हुआ है उसकी गति बहुत अलग स्तर पर देखने को मिली। ऐसा नहीं है कि 5 साल तक जंगल में रहते थे पहले, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई स्टेशन नहीं था, कि यहाँ कोई जो है मंदिर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं है। इनसे खाली ये पूछ लीजिएगा आप, ये बता ही रहे, गिना रहे थे बहुत अच्छा, इनकी स्टडी इनकी बढ़िया रहती है, हम लोग सीखते हैं भैया से जो है। इनसे पूछिएगा कि बताओ नौजवान, मैं एक सवाल पूछता हूं इनसे कि इस 5 वर्ष नहीं 9 वर्षों में मुझे बताएं कि इस अयोध्या परिक्षेत्र के अंदर शिक्षा और रोजगार को लेकर क्या काम किया गया, कितने कल कारखाने फैक्ट्रियां लगाई गई और कितने इंस्टीट्यूशन डाले गए। मेरा अपना मानना यह है कि राम राज्य का मतलब यह होता है कि 5 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के अंतर्गत जितना आध्यात्मिक विकास हो सके करिए, लेकिन उसके बाहर का जो क्षेत्र है जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करिए, टाटा बिरला अंबानियां आए, दिन भर फैक्ट्री में काम करवाएं, रात में हम जय जय राम करें, तब तो विकास माना जाएगा। अब यहाँ के नौजवान पढ़ के, ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर युवा, अयोध्या के युवा मौजूद हैं। भाई, रोजगार के लिए कुछ होना चाहिए, हो रहा है? शरद जी ने हो रहा है, क्या हो रहा है? शरद जी ने एक सुंदर सवाल किया, उसका मैं जवाब दे दूं, फिर आप जाइएगा। अयोध्या में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। आज मैं चाहता हूं कि एक बार युवाओं का प्रतिनिधित्व आ जाए। आपके पास तो पूरी लिस्ट होगी, क्या हुआ? मेडिकल कॉलेज बना है, वो तो बोल दिया नेताजी ने, इसीलिए मैं उनको छोड़ के यहाँ आया हूँ। मैं भी वही बोलने वाला था। तो चलो कोई बात नहीं। और रोजगार के लिए क्या क्या है? रोजगार के लिए क्या नहीं है इस सरकार में? कोई और? आप लोग अयोध्या से हैं? आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। अरे शर्माओ मत, आओ। हम लोग टूरिज्म की तरफ से यहाँ पे घूमने आए हैं, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। यूपी मैनपुरी से। अगर यहाँ पे टूरिज्म नहीं है तो लोग कैसे आएंगे? और टूरिज्म क्या रोजगार पैदा नहीं करता है? यार तो मैं यहाँ के लोग हैं, बीटेक करके खाने के लिए रोजगार, बीटेक करके हमसे होटल में काम करवाओगे क्या? होटल में काम, हम बीटेक करके रिक्शा चलाएंगे, पे लोग आएंगे। हम एमटेक तो करके रिक्शा चलाएंगे यहाँ पे। आप एमटेक की बात कर रहे क्या हैं? करेंगे एमटेक करके? एमटेक करके आप हॉस्पिटल देखिए, बनाइए यहाँ पे। एक मिनट में कंफर्म कर चलेगा दूं। नहीं यहाँ पे। रोजगार लेकिन का काम मिलेगा। लेकिन शरद भाई, एक बहुत रोजगार टेक्निकल काम पॉइंट, एक, क्योंकि देखिए मैं एक अध्यापक भी हूं, उस नाते भी एक बात कहता हूं। हमने देखा है, देश की परंपरा है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट कुछ शहरों में होते हैं, छोटे शहरों के बच्चे अभी भी जो है दिल्ली जाते हैं या कहीं और जगह। आपको लगता है कि अयोध्या में सब कुछ हो जाए? अयोध्या का बच्चे को भी वही एक्सेस है? व्यवस्था की जाए, IIT, IIM व्यवस्था की जाए, साफ हो जाएगा। मैं कंफर्म कर दूं, व्यवस्था की विषय जाए। साफ हो जाएगा। देखिए, मैं दो विषय जगह पर आपने एक पॉइंट इंपॉर्टेंट उठाया। अयोध्या में आपका बहुत बात 2 विश्वविद्यालय एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, 2 विश्वविद्यालय एक बार मैं स्पष्ट कर दूं, फिर करिएगा। हाँ बोल लीजिए। देखिए, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर खुला दूसरे काम है वो महाराज, और मेडिकल कॉलेज दूसरे काम बता रहे भारत हैं। सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ आकर के उद्घाटन किया। ये हो गया एक, चलिए इसमें कोई दूसरा, सवाल नहीं। वो एक हमारे यहाँ विश्वविद्यालय है, वहाँ पेट्रो केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। शरद जी आप जाकर के देख लीजिए। तीसरा जो विषय आया है सामने से, पर्यटन एक बहुत बड़ा उद्योग है और बहुत बड़े रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है। एक महीने में यहाँ पर 1 करोड़ लोग दर्शन करने आए। वो लोग जब आए तो होटलों में भी रुके होंगे, टैक्सियां भी उन्होंने ली होंगी, उन्होंने खाया पिया भी होगा, और उन्होंने अयोध्या के अंदर लोगों को रोजगार देने का काम किया है। उन्होंने अयोध्या, अब विषय क्या है कि कुछ लोग अभी परंपरागत ढंग से देश में केवल 4% सरकारी नौकरियां हैं, केवल 4% सरकारी नौकरियां हैं, और सरकारी नौकरी को ही रोजगार मान लेते हैं। रोजगार के बहुत से ऐसे अवसर हैं जो अयोध्या के अंदर उपलब्ध हो रहे हैं। एक बात पूरी कर लो। एक बात इन्होंने कहा कि 60 करोड़ कितने लोग यहाँ पे आए। भैया आप ये बताओ, यहाँ का नौजवान जब जाता तैयारी करने के लिए 8 बैठ के कमरे में रह के पढ़ता है, परिश्रम तैयारी करता है, क्या बनना है उसको पुलिस बनना है। इनसे भीख नहीं मांग रहा है, वो पढ़ के नौकरी चाहता है अपनी। इनका केवल नौकरी रोजगार नहीं शरद जी, पेपर नहीं लिखा, केवल नौकरी रोजगार नहीं शरद जी। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि इनके प्रयासों के बाद में कोई कमी आई हो, कुछ सुधार ही आया। पहले जो स्थितियां थी उनसे स्थिति सुधरी नहीं सुधरी, ये जानना और साफ कर दूं। अरे ये जो हमारी बात सुनेंगे आप, हम प्रतिभाशाली नौजवान थे, हमारी बात भटकते सुनेंगे। थे, समाजवादी पार्टी का शासन था, नौकरियां निकलती थी, मुख्यमंत्री के चाचा झोला लेकर निकल जाते थे, चौराहे पर बोली लगती थी नौकरियों की। आज प्रतिभाशाली बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है, नौकरी मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, 1 पैसा किसी को देना नहीं पड़ रहा है, 1 पैसा किसी को देना नहीं पड़ रहा है। जाके आप रोजगार जो बीटेक एमटेक कर लिया अयोध्या के अंदर, जाके गलगोटिया में जाके पढ़ लिया। अयोध्या में आज अपना लोग ऊपर का कमरा दे रहे हैं किराए पे, ये मजबूर हो गए लोग देने के लिए। आप बताओ, जो बीटेक मजबूरी में दे रहे हैं या उनको एक अवसर मिला है? अरे नहीं, होम स्टे में
महाराष्ट्र में लिखा पढ़ी में लेना पड़ता है। उनका नौकरी उनके पास नहीं है, उनके अरे पास। शरद जी, नहीं, आप लिखा पढ़ी में लेना पड़ता उनके है। पास नौकरी नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने तो अभी स्टार्टअप महाकुंभ किया, वो तो खुद कह रहे हैं नौकरी के बजाय खुद का व्यवसाय करो। प्रधानमंत्री पकौड़ा लगवा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। पकौड़ा लगवा रहे हैं। नहीं, स्किल डेवलपमेंट आप एक बहुत देखिए बड़ा यही विषय यही है। आकर यही आकर जो अयोध्या है, नहीं है। सरकारी मैं नौकरियों को ही इस रोजगार बारे में देते हैं। आप लोग आधा घंटे तक दोनों एक जैसी बातें जो बोल रहे हैं ना, ये बोल सकते हैं। मैं जी, मैं आपसे एक न्यूट्रल पॉइंट चाहूंगा। आध्यात्मिक नगरी तो ये हमेशा से रही। स्कंद पुराण में, वाल्मीकि रामायण में, हर जगह इसको बताया गया है कि सरयू माँ के दर्शन कर लो तो वो पुण्य मिल जाता है जो कहीं और नहीं मिलता। कि ये हमेशा से है, ऐसा नहीं कि अभी 5 साल 10 साल की, ये तो इसका आध्यात्मिक महत्व है। लेकिन आध्यात्मिक महत्व के साथ साथ अगर शहर के तौर पर विकास को देखें, रोजगार और युवाओं की संभावनाओं की बात करें, तो आप कितना बदलाव देखते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आधे घंटे बाद हमें याद करने के लिए। दूसरी आप बात है, गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, आपको पता है ये राजनीति वाले मैं हमें ही नहीं राजनीतिक बोलने दे व्यक्ति रहे नहीं हैं। हूं, लेकिन अभी शरद जी युवा हैं और हम सबके ही परिवार के हैं, जोश खरोश से पूरे भरे हुए हैं। अभी आपने एक बात कहा शरद जी कि अपना कमरा दे रहे हैं। शरद जी, आप चूंकि एक राजनीतिक दल से बंधे होने के नाते आपकी मजबूरी है डिफेंड करना, लेकिन जो है ये मानिए कि आज अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या अपनी चरम सीमा की ओर अग्रसर है। दूसरी बात, जो आपने कमरे की बात कही, हमें भारतीय जनता पार्टी की ओर मत ले जाना है। जो आपने कमरे की बात कही, तो ये जान लीजिए कि आज अयोध्या का चाहे कोई होटल हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे आश्रम हो, चाहे आश्रम से जुड़े हुए लोग हो, किसी का कोई घर, किसी का कोई कमरा खाली नहीं है। और जी, कमरा दूसरी खाली तो बात नहीं है, दूसरी लेकिन बात कमरा शरद जी, बहुत महंगा भी कहना है। चाहूंगा कि ये अयोध्या में एक दिन था, मैं अखिल भारतीय श्री पंच निर्वाणी अखाड़ा हनुमानगढ़ी का रहने वाला हूं। एक दिन था कि हम इंतजार करते थे कि मंगलवार को भीड़ आएगी, शनिवार को भीड़ आएगी, तेरस को भीड़ आएगी, पूर्णिमासी को भीड़ आएगी। आज सब दिन मंगलवार है, सब दिन तेरस है, सब दिन पूर्णिमा है और सब दिन चैत्र रामनवमी है। ये निश्चित तौर पर ये हमारे लिए गर्व की बात है। अयोध्या में भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और भारत के कोने कोने से आगंतुक आ रहे हैं, वो आपके जानने वाले भी होंगे। निश्चित तौर पर अयोध्या अपनी नित नई ऊंचाइयों की छू रही है और हम वर्तमान समय में अयोध्या वासियों को और जो हमारे देश दुनिया से आए हुए हमारे भक्त हैं, हमारे हृदय के कलेजे हैं, टुकड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। दूसरी बात, अभी आप एक शायर कह रहे थे, तो मैं शायर से अपनी बात को कहना चाहता हूं। हमारी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा कि किसी की खेती, किसी की मेहनत, फसल किसी की, किसी की खेती, किसी की मेहनत, फसल किसी की। ये बाबा आदम से चली आ रही बेईमानी नहीं चलेगी। पुरानी दुनिया के बदमाशों, बदलते मौसम की नज्म देखो, महज इशारों पर अब तुम्हारे हवा सुहानी नहीं चलेगी। शायराना अंदाज में आप ही की तरफ कुछ इशारा करना चाह रहे हैं। ऐसा है कि बाबा, आपका मान जी को मैं जवाब देता हूं कि बेईमानों लुटेरों से बगावत की जंग है, भारत की सरहदों की हिफाजत की जंग है और पैगाम लेके आया है 24 का ये चुनाव नफरत के ही खिलाफ मोहब्बत की जंग है। अरुणाचल प्रदेश चीन कह रहा है कि हमारा है। एक मिनट मैं जवाब देना चाहता हूं। महंगाई, आप बाजार जाइए, महंगाई जाकर के पता करिए कितनी जबरदस्त महंगाई है। किसी मजलूम के हक को दिला देना बगावत है। किसी मजलूम के हक को दिला देना बगावत है। किसी जुर्म ए दीवार को ढा देना बगावत है। तो मैं भी एक बागी हूं, मेरा मजहब बगावत है। मैं इसका उपसंहार कर दूं, मैं इसको पूर्ण कर दूं। पहनकर रेशमी कपड़े अदाकारी वो करता है और माइक पर जब आता है कलाकारी वो करता है। किया वादा के अच्छे दिन और 15 लाख दूंगा मैं, मिली जब देश की कुर्सी तो मक्कारी वो करता है। कहाँ गई भैया हमारा 15 लाख? देखिए मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। मैं पूरा कर दूं, मैं पूरा एक बार एक बादल जी, एक मिनट। मैं इस देश की जनता, हमारे सामने बैठी हुई राम भक्त सब बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं
कि ये जिंदगी होती नहीं रो रो गवाने के लिए, ढूंढ लो कोई बहाना मुस्कुराने के लिए। किसके रोके रुके हैं जुल्म इस संसार में, फूल ही तो पत्थरों पर है चढ़ाने के लिए। डूबना है तो किनारे भी डुबो देंगे तुम्हें, वरना सागर में भी टापू है बचाने के लिए। चलिए, मैं पूरा कर दूं। आप दोनों की चर्चा जो है 1 घंटा चल जाएगी मैं अभी। पूरा कर दूं। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होगी, सुन लीजिएगा। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ गिर गई होगी, यही इल्जाम है भाजपा पर चमन से बेवफाई का। और जिन्होंने रौंद डाला पूरा चमन अपने पैरों तले, आज जो दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। आप केवल उत्तर प्रदेश के अंदर दंगे देने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। केवल 10 सालों का घोटालों का युग देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। बहुजन समाज पार्टी ने टिकट बेचने का काम किया। अरे ये विचारधारा को वस्त्रों की तरह विचारधारा बदलने वाले लोग जब इस देश में उद्घोषणा करने की बात करेंगे तो बात बेईमानी है। आप वस्त्रों की तरह अपनी विचारधारा बदलते हैं, इतने महंगे सूट पहन करके महंगाई की बात करते हैं, तो आपके ऊपर ये बात अच्छी नहीं लगती। अरे सूट की बात कर रहे हैं आप, 10 लाख रुपए का सूट आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आपका सूट सबसे महंगा है, आपके कपड़े सबसे महंगे के बेटे की पेंशन का पैसा है, आप क्या बात करते हैं? मैं बेरोजगार हूँ, आप क्या बात करते हैं? सुरक्षा हो रही है, कभी लंदन, कभी जर्मन और पेरिस स्ट्राइक हो रही है, आज चीन भी पीछे जा रहा है। 1 मिनट, अब आप लोग अगर निजी बातचीत करेंगे, सुनिए, शांति सुनिए। आप तो एक ज़हीन इंसान है, इतने अच्छे शायर हैं आप क्यों उग्र हो रहे हैं? रुक जाइए पांडे जी, एक बार इनको इनकी बात बोल लेने दीजिए। सबको बोलने का अधिकार होता है। आपने बोले, कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, पार्टी के भाई प्रतिनिधि के तौर पर आए, बोलेंगे तो सही, वो जवाब तो देंगे। अब आप भी सुन लीजिए थोड़ा। देखिए, ऐसा है कि जब मैं मुद्दे पर आया, महंगाई का क्या हाल है, बेरोजगारी कहां तक है, आप बताइए, शिक्षा व्यवस्था कितनी महंगी फीस हो रही है। मैं खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि फीस जितनी महंगी है, प्राइवेट स्कूलों में जो मनमानी चल रही है, इस पर वो लगाम लगाएं। स्वास्थ्य व्यवस्था देखी जाए, किस तरीके से दवाओं का हेर फेर हो रहा है, आप बताइए। इन चीजों पर आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक। शांति 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 शांति। देखिए, सबकी राजनीतिक विचारधारा होती है। 1 मिनट शांत हो जाओ भाई, पंडित जी शांत हो जाओ। इतना जोश भी ठीक नहीं कि होश खो दो। शांति। आ रहे हैं आपके पास भी। इन्होंने कुछ महंगाई, बेरोजगारी, लोगों के इसके क्या प्रयास हो रहे हैं, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करें ताकि पहले लोगों ने बढ़ाया है। मैं इकबाल भाई को भी इसमें शामिल करना चाहूंगा। पार्टी तो इन्हीं के जो है, महंगाई तो इन्हीं के पार्टी के बेंच के लोगों ने बढ़ाया है। जब मायावती आई थी तभी बैठ आया था। आज महंगाई की बात करते हैं। इधर आइए, इधर। शांत हो गए? अब आप लोगों में से कोई कुछ बोलना चाह रहा है, कोई बात कहना चाह रहा है, एक एक करके हाथ ऊंचा करें। हाँ, मैं आ रहा हूं आपके पास, खड़े हो जाइए। 35 साल से मैं अयोध्या हूं। हर पार्टियों के कार्यों को मैंने देखा है। जहां आप खड़े हैं, यहाँ पर मलेरिया, डेंगू के मच्छर पैदा होते थे और सफाई के नाम पर करोड़ों का घपला करते पूरे अयोध्या को गंदा बनाया जाता था। आज यहाँ हजारों पर्यटक आते हैं, नहाते हैं। ठेला से लेकर के दुकान वालों को, उनको रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता है? देश में जितने युवा हैं उतना सरकारी रोजगार नहीं है। इसके पहले जो सरकारें थी, क्यों नहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया अयोध्या में? क्यों नहीं रामलला के मार्ग प्रशस्त कर दी मंदिर बनने का? ये लोग जालिम है, जालिम रहेंगे। ये बताइए कि एक मिनट, ये बताइए कि जो हम बीजेपी वालों से पूछना चाहते हैं, माननीय बादल जी से, कि आप ये बताइए कि जहां जहां भाजपा सरकार आती है वहां युवाओं के साथ क्यों जाती होती है? क्यों युवाओं के साथ ये क्या जाती होती है? जाती ये हो रही है कि हम लोग पेपर देते हैं और पेपर को होता ही नहीं है कि वो पेपर लीक का मुद्दा, ठीक, पेपर लीक का मुद्दा हो जाता है। और भी सरकारें आती है, जैसे और भी नीतीश की सरकार आई, वहां कुछ नहीं हुआ। एकदम बाकायदा 1 महीने के अंदर उसकी ज्वाइनिंग भी करा दी गई है। और वहां भाजपा सरकार आती है वो तुरंत खत्म। यहाँ हम लोग 3 महीने 4 महीने पढ़ाई करते हैं और युवाएं क्या करते हैं कि चलो पेपर लीक का मुद्दा। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आया है। एक तो जहां भाजपा सरकारें आती हैं वहां भाजपा सरकारें पुनः आती हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि वहां का जनमानस भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से संतुष्ट है। दूसरा, हम प्रतिभाशाली नौजवानों को छलते नहीं,
नौकरियों के नाम पर घूस नहीं लेते। उत्तर प्रदेश में आपने पुलिस भर्ती से लेकर के सारी भर्तियां देखी होंगी, किस प्रकार से माननीय शिवपाल यादव जी चौराहे चौराहे पर दुकान लगा करके भर्तियों में वसूली करने का काम करते थे। अब तीसरा मुद्दा एक पेपर लीक का मुद्दा है। ये पूरे देश के सभी नौजवानों का मुद्दा है और कतई पेपर लीक नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने पेपर लीक करने का काम किया है उनके खिलाफ हम SIT लगा करके, SOG लगा करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं और ये कार्रवाई नजीर बनेगी, ऐसा भी हम नौजवानों को आश्वस्त करना चाहते हैं। आज पूरे देश के अंदर नौजवान अगर किसी की तरफ देख रहा है, आशा भरी निगाहों से देख रहा है, तो मोदी जी की तरफ देख रहा है। आने वाले समय में मोदी जी एक बड़े और कड़े फैसले लेकर के, हालांकि मुझे जवाब पता है, लेकिन जरा यहाँ पर हाथ ऊंचा करें, मोदी जी की तरफ उम्मीदों के साथ कौन कौन देख रहा है? अवसर प्रदान करना चाहते हैं। ये मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको आश्वस्त करना आप चाहता नहीं देख रहे हैं? क्यों नहीं देख रहे हैं? चलो, बहुत कम हाथ हैं और सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। यहाँ ज्यादातर लोगों ने, मैं कह सकता हूँ 95% लोगों ने जो है हाथ समर्थन में ही खड़े किए। आपने क्यों नहीं? जैसा कि भैया जी ने कहा है, युवाओं के लिए मतलब जो पेपर लीक कराए हैं नजीर बन जाएंगे। जो शुक्ला जी आज पकड़े गए हैं यूपी पुलिस में, वो टेट में भी पकड़े गए थे, लेकिन तब नजीर क्यों नहीं बना? तब भी भाजपा ही सरकार थी, तब क्यों नजीर नहीं बना? आज नजीर की बात हुई जा रही है। हमने 2 दिन इको गार्डन में अपना समय दिया है, के बाद हमारे भाई साहब आरओ का पेपर देने गए थे, लाठी लेके दौड़ाया गया, पहले मारा गया। पहले सरकार मानने को तैयार नहीं थी कि पेपर लीक हुआ है। जब पूरा एकदम से साक्ष्य दिया गया तब जाके माने, जब एकदम छिछा लेदर हो गया है तब जाके मानने को तैयार हो कि पेपर लीक हुआ है, नहीं तो पहले ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि पेपर लीक हुआ है। आप इस पे क्या कहना? पहली बार ऐसा है कि ऐसे लोगों के खिलाफ SIT गठित हो रही है। ये सोजी लग रही है दुनिया की सबसे जो अच्छी टीम है लोगों को सजा देने की, वो इस सरकार द्वारा लगाई जा रही है। आज बिहार में भी एक समस्या आई है, राजस्थान में तो कई रिकॉर्ड इसके टूट गए हैं। तो कुल मिलाकर के एक देश का बड़ा मुद्दा है। मीडिया के भी माध्यम से, छात्रों के माध्यम से इस मुद्दे को जब सार्वजनिक रूप से लाया जाता है तो सरकार विचार करती है और उस पर पेपर लीक के मुद्दे पर उस भर्ती को निरस्त करने की घोषणा भी करती है। आगे से एक ऐसी प्रणाली विकसित होगी। आज उत्तराखंड के अंदर हमारे पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इसको बहुत बड़े अपराध के रूप में घोषित किया है और वहां पर एक बहुत बड़ा कड़ा कानून ला करके वो इस पेपर लीक भर्ती में जो लोग शामिल उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए, सिस्टम पर काम करने की जरूरत है। पेपर लीक, कोई सरकार नहीं चाहती कि पेपर लीक हो या बच्चों का भविष्य चौपट हो, लेकिन ये जो होता है इसमें सिस्टम की क्या खामियां है, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता निश्चित तौर पर है। और मैंने उन छात्रों से, आप जिनकी बात कर रहे हैं, उनसे बात भी करता हूं। ऐसा नहीं कि उनकी बात नहीं दिखाई जाती, मीडिया खूब जमकर उनकी बात को उठाता है, क्योंकि छात्र दूर दूर से आते हैं, दिनों दिनों तक स्टेशन पर पड़े रहते हैं और उसके बाद जब पेपर कैंसिल होता है तो उनको बहुत कष्ट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो अभी तक चर्चा हुई है उसमें एक बात समझ में आई है, अयोध्या में जो कुछ हुआ है उससे सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। अयोध्या में काफी संभावनाएं बढ़ी हैं, ये भी सही है। 2024 में इसका इंपैक्ट भी जाएगा, ये भी सही है। हाँ, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर कुछ बातें सामने आई हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? फटाफट संक्षेप में अपनी बात कहें। मैंने आपको मौका दिया था, आपने अपना मौका दबाया। बेटा एक सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हुए हैं, मैं सबको सादर प्रणाम करती हूँ जी। मैं बचपन से, मेरा जन्म ही शायद अयोध्या में हुआ, तब से की मैं बात बता रही हूँ। मैंने बहुत बेसिकली हर एक चीजों को देखा है, अयोध्या के हर एक चीजों को, मतलब संत महंत से लेकर के सभी आदरणीय लोगों को मैंने देखा। इवन मैं खुद भी छात्र संघ से रही हूँ, तो छात्र संघ का मुद्दा मैंने बहुत अच्छे से क्या कहना चाहते हैं आप? वो कहें। जी जी जी, मैं बहुत सारे, आधा घंटा मैंने सुना, तो मैं 3 मिनट तो चाहती ही हूँ। मैंने एक चीज अयोध्या में देखा कि बहुत सारा विकास है, बहुत सारी चीजें हैं और मैं बेशक काबिल तारीफ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अयोध्या की जो वास्तविक आध्यात्मिकता थी वो हमने खो दी, क्योंकि इसी रामपेड़ी की बात है, कई सारी अश्लील चीजें करते हुए अयोध्या के लोगों ने बहुत सारे लोगों को मारा था, मुझे भी याद है, थोड़ा बहुत याद है। अयोध्या में गुप्तार घाट के पास में मैंने देखा कई सारी चीजें ऐसी हैं जो अयोध्या की गरिमा को धूमिल करने का काम करती है, और वो सब चीजें सभी को ज्ञान। ये अभी आप कह रही हैं अभी बढ़ गया? अभी हाल ही की बात मैं बता रही हूँ, अपने अयोध्या में। ये किसी और को लगता है ऐसा कुछ? नहीं, ठीक है। आंख बंद कर देने से सूर्य का प्रकाश जो होता है वो बंद नहीं। फिर भी आप कुछ एड्रेस करना चाहेंगे इस सवाल पे?
देखिए नहीं नहीं रुक जाइए, माफी चाहूंगा मैं। मैं- आप मैं- देखिए, मैं एक उग्रता व्यग्रता में अपने भावावेश को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना चाहिए। आपको अवसर मिला, बाकी देखिए, लोगों को भी वो- अवसर वो- दीजिए। वो हमारे- देखिए, वो- कब एक से मिनट में बोल जवाब रहा था। दे दूं। आप जवाब दीजिए। वो किसी विचारधारा से संबंधित है, उसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं, जहां प्रगति होती है, सुन लीजिए, डिबेट कीजिए, सुन भी लीजिए, मुझे सुन लीजिए। नहीं, आपको सुनना नहीं, आपको जवाब मुझे नहीं सुन चाहिए, लीजिए। इसलिए मैं फिर नहीं। देखिए, जहां विकास होगा, जहां पर्यटन होगा, वहां कुछ चुनौतियां भी आएंगी। उस चुनौतियों को दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की और योगी जी की सरकार करेगी। अगर विकास हुआ है, प्रगति आई है, उल्लास हुआ है, तो अगर समस्याएं भी आती हैं, उनका भी हम ठीक प्रकार से समाधान करेंगे। आप अस्वस्थ रहिए। अब वो 10 साल का घोटालों वाला युग नहीं है। अब वो दंगों वाला प्रदेश नहीं है। दुकान लगाते अब वो दंगों वाला प्रदेश नहीं है। अब वो टिकट बेचने वाली अच्छा, पार्टी यहाँ नहीं है। पर यहाँ पर अब देखो, विकास यहाँ होगा। पर जब मैं आया तो मैंने देखा कि अयोध्या के जो मूल लोग हैं, पुराने लोग हैं, वो यहाँ पर दुकानें चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, तो उनके भी जीवन को समझना बहुत जरूरी है। सर मैं एक चीज देखा हूँ कि मायावती की सरकार आया था तो उन्होंने खाली एक काम किया था, अम्बेडकर ग्राम बनवाया। उसके बाद मुलायम सिंह का आया जो है कि देखिए, बहुत अच्छी बात आज नहीं, पांडे जी जो मंच से सवाल आए, माइक से आए, उसको लीजिए। इस तरह यहाँ पर सब लोग बोलते रहेंगे, आप अपनी बात। अरे शक्ति के खिलाफ बात हो रही है। शक्ति आज पूरी ताकत से खड़ी है, मायावती इसलिए का मैं राज सम्मान कर आया रहा हूं। तो उन्होंने अम्बेडकर ग्राम बनवाया। अब मुलायम आए तो लोहिया ग्राम बनवाए। अब मोदी जी आए, बोले सबका साथ सबका विकास। अब रही महंगाई की बात, तो सबको चाहिए 2747 वाली, अब पेमेंट चाहिए 2024 वाली। दोनों का तालमेल कभी होगा नहीं। ठीक है, आपने कोई सवाल नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि समय हमारे पास नहीं है, तो मैं आप सबका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। बहन जी, आपका धन्यवाद। कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका अवसर जरा कम मिला है, मैं जानता हूं, इसके लिए क्षमा। आप शांत हो जाइए। अब आप कोई बुद्धिमत्ता नहीं दिखा रही है करके, शांत हो जाइए। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अंत देवी जी, आप में बहुत जोश है, जरा हाँ 2 मिनट हमें भी। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं। हाँ, मैं अंत में एक बात कह करके अपनी बात को समाप्त करता हूं कि ऐ सनातन विधर्मियों तुमको भुलाना पड़ गया। ऐ सनातन विधर्मियों तुमको भुलाना पड़ गया। नक्श बाकी था वो भी मिटाना पड़ गया। तेरे इन गौरैयों के मुकाबिल बाज का बच्चा लाना ही पड़ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद दर्शकों का लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए। धन्यवाद।